दुनिया भर के बाजारों से है आज मिले जुले संकेत और हफ्ते के आखिरी दिन ट्रेडिंग के लिहाज से बाजार रहेंगे बेहद अहम, क्योंकि यह है लंबा वीकेंड। सोमवार को बाजार ईद की वजह से रहेंगे बंद। तो लंबे वीकेंड के पहले क्या हो आपकी स्ट्रेटेजी, और 10 बजे है आरबीआई गवर्नर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, तो ढेर सारा एक्शन हो जाइए तैयार। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। नई साप्ताहिक एक्सपायरी शुरू हो रही है, मंथली एक्सपायरी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। एक्सटेंडेड वीकेंड आ रहा है और इस बीच अनिल जी, ग्लोबल मार्केट्स में एक बार फिर से चीन और अमेरिका के बीच में टेंशन्स बढ़ रही हैं। तो सर, आज के जो अहम ट्रिगर्स हैं वो क्या हैं बताइए, फिर इन सभी बातों पर विस्तार में चर्चा करेंगे। 3 नवंबर के नजदीक जब तक पहुंचेंगे तब तक ये टेंशन चलती रहेगी दीप, लेकिन जो संकेत आज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अहम है वो है हांगकांग से। हांगकांग को लेकर चीन और अमेरिका दोनों फिर से आमने सामने होते हुए दिख रहे हैं, और आज चीन में एक अहम बैठक है जिसमें हांगकांग का नेशनल सिक्योरिटी कानून लाने के ऊपर काफ़ी डिस्कशन होगा। तो वो एक बड़ा ट्रिगर है ग्लोबल मार्केट्स के लिए जिस पर आपको नज़र रखनी है। डाउ उतार चढ़ाव के बीच में 100 अंक नीचे बंद हुआ, लेकिन डाउ फ्यूचर्स लगातार वोलेटाइल होते हुए दिख रहे हैं, कभी ऊपर तो कभी नीचे। फिलहाल फिर से कमज़ोर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन भारतीय बाजारों के लिए सबसे बड़ा और अहम ट्रिगर है आज सुबह होने वाली 10 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, जो कि आरबीआई गवर्नर साहब करेंगे। अभी उनका एक मैसेज आया है और एक प्रेस इनवाइट आया है आरबीआई की तरफ से कि 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। भारत में कल फिर से 6000 से ज़्यादा मामले कोरोना के सामने आते हुए दिखे, तो कोरोना की मरीजों की संख्या भारत में लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, जो कि एक चिंता की बात है। हालांकि बाजार उसे नज़रअंदाज कर रहे हैं, वो अपनी अलग बात है, लेकिन ये आंकड़ा है जिस पर आपको नज़र रखनी है। दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो बहुत सारे आंकड़े आ रहे हैं, पर सर जो आज भारतीय बाजारों के लिए अहम हो सकता है उस पर ही शुरू करते हैं। सर, 2 घंटे में आरबीआई गवर्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। कल हमने भी इस पर एक्सक्लूसिव स्टोरी आपको बताई थी, मॉरेटोरियम का पीरियड एक्सटेंड हो सकता है। बैंक्स, एनबीएफसीज एक बार सर फिर से फोकस में आ रहे हैं। और कल जब हमने एक खबर तोड़ी थी सर, तो उसके बाद हमने देखा कि बैंक निफ्टी में एक वन वे फॉल आया था 200-250 अंक का। पर सर, ये कितनी अहम हो सकती है जो गवर्नर के अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं, और अगर ये मॉरेटोरियम एक्सटेंशन आता है तो इसका इम्पैक्ट कैसे देख रहे हैं सर आप? दीप, 2-3 चीजें। पहली चीज तो ये देखना होगा कि गवर्नर साहब आप आज किन किन मुद्दों पर वो बातचीत करते हैं। सबसे अहम मुद्दा तो यही है कि बैंक्स के जो लोन्स हैं उनके मॉरिटोरियम का जो 3 महीने का समय है वो समाप्त होने जा रहा है 31 मई को। ऐसे में क्या 31 मई के समय को और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है? बैंक्स की तरफ से मांग है इसे बढ़ाया जाए। बैंक्स ये चाहते हैं कि पूरे साल के अंत तक, यानी कि 31 दिसंबर तक आप मॉरिटोरियम दे दीजिए, ताकि बैंक्स को अगर पैसे ना आए किसी भी कारोबारी से, किसी भी लोन पर, किसी भी क्रेडिट कार्ड के पेमेंट पर, पर्सनल लोन्स पर, तो उन्हें इसे एनपीए की तरह ट्रीट ना करना पड़े, यानी कि उनकी बैलेंस शीट खराब ना हो। तो बैंक्स उस तरीके से देख रहे हैं। और साथ ही इंडस्ट्रीज़, कारोबारी या जिन लोगों ने लोन लिया है वो भी एक राहत के तौर पर देखेंगे, चलिए ठीक है थोड़ा और वक्त मिल जाएगा। लेकिन जो भी लोन लेने वाले लोग हैं जिन्होंने ये लिए हैं और जो राहत के तौर पर देख रहे हैं, उन्हें ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आप मॉरेटोरियम को ऑप्ट करते हैं तो इसका मतलब क्लियर कट है कि जो मॉरेटोरियम के पीरियड के दौरान का ब्याज है वो तो आपको भरना ही पड़ेगा, और उस ब्याज को प्रिंसिपल के तौर पर जोड़ दिया जाएगा आपके लोन अमाउंट में, और बाद में आपको उस पर भी ब्याज देना होगा अपने बाकी बचे हुए लोन के पीरियड के लिए। तो वो एक सावधानी रखना ज़रूरी है जो लोग मॉरेटोरियम ले रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही मॉरेटोरियम कितने लोग लेते हैं? अगर किसी बैंक की समझिए लोन बुक 1 लाख करोड़ की है, तो अब उस 1 लाख करोड़ में से कितने लोग मॉरेटोरियम ले रहे हैं? जितने लोग मॉरेटोरियम ले रहे हैं इसका मतलब ये कि वो फाइनेंशियली बहुत साउंड नहीं है, या फिर उनके बिजनेस तकलीफ में है इसलिए वो मॉरेटोरियम ले रहे हैं। नहीं तो किसी के पास पैसे हैं तो कोई मॉरेटोरियम क्यों लेगा? तो ये बैंक्स की थोड़ी सी सिचुएशन दिखाता है कि उनकी बैलेंस शीट कितनी मजबूत है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात ये कि अभी जो आरबीआई ने छूट दी थी बैंक्स को कि आप 3 महीने के लिए मॉरेटोरियम कर लीजिए, उसमें एक खास बात आरबीआई ने कही कि आपको प्रोविजनिंग करनी होगी 10% की, यानी कि जो भी आपके अकाउंट मॉरेटोरियम के लिए आते हैं उनका 10% आप प्रोविजनिंग कर लीजिए कि ये थोड़ा सा रिस्की हो गया है, कभी भी एनपीए हो सकता है, तो वो प्रोविजनिंग करते ही आपके मुनाफे में से घट जाता है। अगर आरबीआई बैंक्स की बात मान के मॉरेटोरियम एक्सटेंड करे और साथ ही इस प्रोविजनिंग को बढ़ा दे, तो फिर बैंक्स के लिए दिक्कत हो सकती है। फिर होगा वही जो आपने इस बार नतीजों में देखा, लगभग सारे बैंक्स की एसेट क्वालिटी स्थिर है,
किसी भी बैंक की एसेट क्वालिटी खराब नहीं हो रही है, लेकिन सबकी प्रोविजनिंग बढ़ रही है और सबके मुनाफे कम आते हुए दिख रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे सपोज कोई ऐसा अकाउंट है जो पैसे नहीं दे पाता इन नॉर्मल सिचुएशन में, अगर कोरोना नहीं होता, पैसे नहीं दे पाता और उसके अकाउंट को बैड डेब्ट्स कर देते हैं, एनपीए कर देते हैं, तो वो एनपीए में जुड़ जाता है। लेकिन उन अकाउंट के लिए तो एकदम जैसे ये समझिए जीवनदान मिल गया, मोरेटोरियम है, तुरंत प्रभाव से वो कहेंगे हम तो मोरेटोरियम ले रहे हैं, बैंक भी कहेगा हाँ भी देंगे, और वो एनपीए में जुड़ेगा नहीं। तो इसलिए आपको एसेट क्वालिटी खराब होती नहीं दिख रही, लेकिन प्रोविजनिंग बढ़ते हुए दिख रही है, जिससे मुनाफे पर दबाव बढ़ रहा है। अगर 10 से 20% प्रोविजनिंग कर दें तो बैंकों का मुनाफा 35,000 करोड़ से और कम हो जाएगा, 35 और 35 70,000 करोड़ रुपए। वो बैंक्स की बैलेंस शीट पर दबाव बनाएगा। प्लस मोरेटोरियम होने का मतलब है कि बैंक्स को वापस पैसा नहीं आ रहा है। अगर बैंक्स को वापस पैसा नहीं आएगा तो बैंक सुधार कैसे देंगे? तो ये पूरी एक साइकिल है जिसको देखना है। इसका मतलब ये कि इकोनॉमिक एक्टिविटी ठंडी पड़ने के संकेत है। तो गवर्नर साहब क्या कुछ इस पर एक्शन लेते हैं, क्या फैसला लेते हैं, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। और उसके बाद आज दोपहर में मीटिंग भी है वित्त मंत्री जी की सारे बैंक्स के प्रमुखों के साथ। तो बैंकिंग सेक्टर की समस्याओं को लेकर बातचीत होगी, कई सारे मुद्दों पर चर्चा होगी, क्रेडिट फ्लो कैसे बढ़ाया जाए उस पर बातचीत होगी। तो मेरे ख्याल से ये इंडस्ट्री के लिए राहत की बात है, लेकिन बैंक्स के लिए नेगेटिव। दूसरी तरफ से दीप जो बैंक्स के लिए नेगेटिव हो सकता है वो ये कि जैसे ही मॉरेटोरियम बढ़ेगा लोग रीपेमेंट कम करेंगे, रेटिंग एजेंसीज का खतरा बैंक्स के सर पर रहेगा। रेटिंग एजेंसीज इन्हें डाउनग्रेड करने की कोशिश करेगी। लेकिन अब इसमें एक चीज़ हो रही है, ये तो बात हुई एक फंडामेंटली एनालिसिस की कि क्या फ़र्क पड़ेगा मॉरेटोरियम से, लेकिन मॉरेटोरियम क्या ज़रूरी है इस वक्त? जी हाँ, बहुत ज़रूरी है। भले ही एक बार बैलेंस शीट कमज़ोर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त जो बोरोवर्स हैं, जिन्होंने उधार लिया है, जिनके बिजनेस कामकाज ठप हैं, उन्हें राहत दी जाए। तो बिना राहत दिए आप चला नहीं पाएंगे। तो बेहतर ये है कि ये राहत इस वक्त दे दी जाए। थोड़े वक्त के लिए आपको मुश्किल झेलनी पड़ेगी। अब आइए इसके मार्केट पर इसका क्या असर पड़ने वाला, उस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, जो मॉरेटोरियम होने वाला है, बढ़ने वाला है, ये तो सबको पता है। कल हमने एक्सक्लूसिव स्टोरी 2 बजे की भी, और हमने सब टाइमली लोगों को बताया कि इस तरह की चीज़ होने वाली है। और आप देखिए, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि गवर्नर साहब आज यही गए, हो सकता है ये ना भी करे, हमारा अंदाजा है, और हो सकता है कुछ और भी कहे इसके साथ साथ। तो पॉइंट सिंपल ये है कि अगर मॉरेटोरियम से रिलेटेड जो ऐलान है वो कुछ हद तक बाजार को पता है, फिर भी थोड़ा हम और कमज़ोर होंगे। लेकिन देखना ये कि 10 बजे बाद जब गवर्नर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके बाद भी क्या बैंक निफ्टी या बाजार उसी तरह का रिएक्शन देता है या रिवर्स रिएक्शन आता है। तो ये एक संभावना देखनी पड़ेगी, क्योंकि हम खुलते किस तरह से हैं और बाद में किस तरह का रिएक्शन होता है। तो इस बात की संभावना बन सकती है कि गवर्नर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बाजार विपरीत दिशा में चलने की कोशिश करें। अगर पहले कमज़ोर हो जाए तो हो सकता है बाद में शॉर्ट कवरिंग आए, पहले कमज़ोर ना हो तो हो सकता है बाद में कमज़ोरी भी बने। तो दोनों ही तरीके की चीज़ें हो सकती है। तो देखते हैं गवर्नर साहब, एक तो ये बड़ा मुद्दा है, इसके अलावा छोटी मोटी और चीज़ें हैं, कम से कम 3 से 4 जो आरबीआई से क्लेरिफिकेशंस बैंक को चाहिए। आई होप कि शक्तिकांता दास साहब उन पर भी बातचीत करेंगे विस्तार से आज। जी दीप। बिल्कुल। और अनिल जी, अगर एक छोटा क्वेश्चन इस पर मैं और आपसे पूछ सकूं सर, हम बार बार एनबीएफसीज के बारे में तो रोज सर डिस्कस करते ही हैं, और सबसे ज्यादा तो प्रभावित एरिया फाइनेंशियल सेक्टर में वो एनबीएफसीज है। इनके लिए तो सर डबल इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि इनके कस्टमर्स भी मॉनेटेरियम मांगेंगे और आरबीआई शायद उस पर भी कमेंट्री देगा, और इनको जो अपने पैसे चुकाने होते हैं, कुछ बैंक से भी ये लोन्स लेते हैं, वहां पर भी असर पड़ सकता है। तो दोनों तरफ से एनबीएफसीज पर भी असर पड़ सकता है सर, इस पर कुछ ओपिनियन? ये बात सही है कि बैंक्स पर पड़ेगा। सी प्रॉब्लम यही है कि एनबीएफसीज के लिए भी उतना ही नेगेटिव है। हालांकि आरबीआई की गाइडलाइंस ये एनबीएफसी को नहीं कहती कि आप प्रोविजनिंग करें, लेकिन अल्टीमेटली यही कि प्रूडेंट प्रैक्टिस के तौर पर आपको एनबीएफसी में भी प्रोविजनिंग करनी पड़ती है। और काफ़ी एनबीएफसी कर ही रहे हैं, कोई 5% कर रहा है, कोई 10% कर रहा है अपने हिसाब से। पॉइंट सिंपल है, देखिए, अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी को लेकर क्वेश्चन मार्क है तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट दीप उसका बैंक्स पर और एनबीएफसीज पर आता है। तो मेरा ये समझना है बैंक्स एनबीएफसीज उस लिहाज से दबाव में रहेंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। पॉइंट सिंपल इतना है, क्या आप 17,400 17,500 की रेंज को बैंक निफ्टी पर होल्ड कर पाते हैं? अगर पॉलिसी, अगर माफ़ कीजिए पॉलिसी बोल रहा हूँ क्योंकि गवर्नर साहब आमतौर पर पॉलिसी के वक्त आते हैं, लेकिन अगर गवर्नर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त तक
17,400 17,500 होल्ड होता है तो ये बढ़िया बात है। ये मेक और ब्रेक लेवल है आज बाजार के लिए, बैंक निफ्टी के लिए। अगर इस लेवल के नीचे गए तो फिर समस्याएं बढ़ सकती, और पहले शायद हम उस लेवल को होल्ड करने की कोशिश करें, और फिर गवर्नर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या निकलता है उसके बाद बाजार मेक और ब्रेक बनाएंगे। या तो 17,400 17,500 से फिर से रिबाउंड हो जाएंगे ऊपर की तरफ, या अगर टूटे तो फिर 16,800 17,100 की रेंज तक गिरने का एक मौका बन सकता है। तो देखते हैं कि किस तरह के ऐलान होते हैं और उसको किस तरह से बाजार लेता है, ये इंटरेस्टिंग होगा। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो आज फाइनेंशियल्स पर तो फिर से फोकस आते हुए आपको दिखेगा और गवर्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी हमारी कड़ी नजर रहेगी। पर सर, जो ग्लोबल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इस पर आपसे ओपिनियन जानना चाहूंगा। कोरोना की तो सर रोज चिंताएं बढ़ ही रही हैं। कल अब तक के सबसे ज्यादा मामले थे, लगातार दूसरे दिन 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आए। कल 1,06,000 मामले सामने आए। ब्राजील, रशिया, यूएस और भारत सबसे तेजी से इन 4 देशों में मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि भारत की पेस उतनी ज्यादा नहीं है जितनी बाकी 3 देशों की, बट फिर भी बढ़ रही है। पर ये जो अब चाइना और यूएस के बीच में बढ़ती टेंशन्स हैं और उसमें एक और नया ट्रिगर मिल गया है जो हांगकांग है, वो कितना अहम हो सकता है सेंटिमेंट के लिए, बाजार के मूवमेंट के लिए, फंड फ्लोज के लिए? उसका एक और नेगेटिव असर आते हुए देख सकते हैं सर? देखिए, अगर अमेरिका के चुनावों का साल नहीं होता और 3 नवंबर को नया राष्ट्रपति अमेरिका को मिलना है, इसकी वोटिंग नहीं होती, तो मैं ये कहता कि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहद ज़्यादा, कि एक स्टैंड हांगकांग और चीन के बीच में अमेरिका लेने जा रहा है। लेकिन आपको, हमें सबको पता है कि ट्रंप साहब के ये भाषण, ये ट्वीट, ये बयान पॉलिटिकली मोटिवेटेड ज़्यादा हैं, राजनीति से ज़्यादा प्रेरित हैं, और उन्हें इलेक्शन बाकी शायद हो सकता है नॉर्मल समय होता तो ट्रंप साहब शायद इतना फोकस भी नहीं करते कि हमें क्या लेन देना है, या हांगकांग और अमेरिका से, हांगकांग और चीन आपस में क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। हांगकांग की तो समस्या यही, वहाँ तो अनरेस्ट हो ही रहा है, इसीलिए आप देख भी रहे हैं कि 900 पॉइंट के आसपास हांगकांग लुढ़क गया। लेकिन ओवरऑल दुनिया भर का इसका मतलब क्लियर कट है, ट्रंप साहब के दिमाग में एक बात बैठ गई अब, और वो ये कि कोई भी मौका मिले चीन को धमकाने का, उनको कुछ भला बुरा कहने का, ये छोड़ना नहीं है, ये उन्होंने मन बना लिया है। तो अब हांगकांग का मौका मिला है तो वो भी, और ये सारी चीज़ें ग्लोबल मार्केट के सेंटीमेंट के लिए अच्छी नहीं है। आप देखिए, थोड़ा बहुत जो कमज़ोरी आई है एशियाई बाजारों में, ऊपरी स्तरों से थोड़ा डाउ फ्यूचर्स फिसले, एसजेक्स निफ्टी भी फ्लैट ही ट्रेड कर रहा था, बुरा नहीं था, उसके बाद हम 40-50 पॉइंट नीचे आ गए। तो पॉइंट सिंपल है कि अगर आप इस तरह की सिचुएशन देखेंगे तो फिर आपका सेंटिमेंट खराब हो गई। फिर चीन में आज ये कानून पास होने की संभावना बताई जा रही है। आपके सामने लंबा वीकेंड है, 3 दिनों की छुट्टी है, सोमवार को हमारे बाजार ईद की वजह से बंद है। तो ऐसी सिचुएशन में इन तमाम ग्लोबल संकेतों के बीच में रिस्क तो बढ़ी जाती है। फ़र्क सिर्फ इतना है दीप कि कोरोना को लेकर कितने लोग मर रहे हैं, दवा मिल रही नहीं मिल रही है, मॉडर्ना ने वाकई में दवा बनाने की बजाय शेयर चलाने का काम किया है, इन सब पर किसी का फोकस नहीं है। उससे किसी को कोई मार्केट को, मतलब ऐसा कभी कभी आप ये भी कह सकते हैं कि मार्केट क्या एकदम इमोशनलेस है क्या, कि बिल्कुल मतलब लोग मर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं और कहीं कोई रिएक्शन नहीं। लेकिन यही बाज़ार है, बाज़ार आगे ज़्यादा सोचता है, देखता है कोरोना से कितने बीमार होंगे, कितने मरेंगे, किस तरह का इम्पैक्ट पूरी दुनिया में होगा, ये बाज़ार को पता है। और जो चीज़ बाज़ार को पता होती है उस पर बाज़ार जनरली रिएक्शन देना बंद कर देता है, वही हो रहा है एक्चुअली। इसलिए कोरोना के आंकड़े आपके, हमारे दुनिया में सब लोगों के लिए बेहद अहम है। एक भी जान जाती तो उसके पीछे कितने लोगों को तकलीफ़ होती है वो हम समझ सकते हैं। लेकिन बाज़ार अब इन चीज़ों से आगे बढ़ चुका है। बाज़ार के लिए अब सबसे बड़े ट्रिगर्स अमेरिका और चीन के बीच में तनाव बढ़ने या घटने को लेकर होंगे, और जब तब जिस तरह के अच्छे या बुरे स्टेटमेंट या संकेत आएंगे बाज़ार उसी पर रिएक्शन करेंगे। और मैं आपको फिर से एक बात कहना चाहता हूं दीप, के बाज़ारों को ट्रेड करने का एक ही तरीका है, अमेरिकी बाज़ार डाउ किस तरह से ट्रेड करता है, और उससे भी ज़्यादा डाउ फ्यूचर्स। ये नई थ्योरी अब डेवलप हो रही है, हम डाउ से भी ज़्यादा डाउ फ्यूचर्स देखकर ट्रेड करना शुरू कर रहे हैं। मेरा पॉइंट सिंपल है, कल भी मुझे कुछ लोग ट्वीट कर रहे थे कि आप इतने अमेरिकी बाज़ारों को डिस्कस क्यों करते हैं, क्या हमारे बाज़ारों की कोई वो ताकत, वैल्यू, अहमियत नहीं है। हमारे बाज़ारों की ताकत, वैल्यू, अहमियत है, इसलिए हम हमारे बाज़ारों के लिए संकेत वहाँ से ले रहे हैं। लेकिन अगर जब पूरी दुनिया संकेत डाउ से और डाउ फ्यूचर से ले रही है, और अगर हम आंख बंद करें, देखिए सिंपल चीज़ है, आंख बंद करेंगे तो अंधेरा तो नहीं हो जाएगा, उजाला है तो है ही रहेगा, हमें नहीं दिखेगा वो अलग बात है। तो सिंपल चीज़ें, बाज़ार जिस चीज़ पर चलता है हमें उसी पर फोकस करना है। एक ज़माना था, आपको आई डोंट नो दीप, आपको याद है कि नहीं याद है, मुझे तो बहुत अच्छे से याद है कि इन्फ्लेशन के आंकड़े आते थे दोपहर में 12 बजे।
दोपहर 12 बजे इन्फ्लेशन के आंकड़ों पर सेंसेक्स 500 500 700 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाया करता था। इतने सेंसिटिव होते थे उस समय महंगाई के आंकड़े। एक ज़माना था जब इस यूरोप का संकट हुआ था, तब यूरोप के बाजार जो खुलते थे वही डिसाइड करते थे कि 12:30 बजे बाजार का ट्रेंड डिसाइड होता था। तो ये वक्त की बात, एक टाइम था हम पूरी तरह से हांगकांग पर खुलते थे, जो हांगकांग कर रहा है एग्जैक्टली वही करते थे। तो हर वक्त कई बार ऐसा होगा आप एफआईएस के आंकड़ों पर ट्रेड करेंगे तो ट्रिगर्स ढेर सारे हैं बाजार के लिए और हर रोज हैं वही ट्रिगर हैं, लेकिन बाजार कौन सा ट्रिगर चूज कर रहा है अपने ट्रेड करने के लिए, ये आपको समझ में आना चाहिए। ये अगर आपको ट्रिक समझ में आ गई कि इस वक्त बाजार ने ये ट्रिगर ले रखा है, आप अपने आप खुद डिसाइड कर लोगे कि बाजार कहाँ खुलना चाहिए, कैसे खुलना चाहिए। तो ये सिंपल फॉर्मूला है और ये स्टैटिक नहीं है, ये बदलता रहता है। ये बाजार के मूड, माहौल, दुनिया भर की सिचुएशन के हिसाब से बदलता रहता है। इस वक्त बाजार पूरी तरह से डाउ फ्यूचर्स और डाउ की क्लोजिंग, इन दो चीज़ों को मिक्स करके देख रहा है, उसमें भी डाउ फ्यूचर्स पर ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो एग्जैक्टली जब तक ये ट्रेंड चलता है कि आप डाउ फ्यूचर्स को देखकर खुलते हैं, तब तक देखिए जिस दिन ये ट्रेंड बदल कर किसी और ट्रिगर पर जाएगा, हम उस ट्रिगर पर बात करेंगे। सिंपल जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो अमेरिकी बाजारों की चाल बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें डाउ फ्यूचर्स यानी कि उस समय या इस समय का जो एक्शन है वो सबसे ज्यादा अहम रहेगा। तो सर इसी एक्शन के बारे में फिर बात करते हैं। ग्लोबल क्यूज हमने विस्तार में डिस्कस कर लिया, आपने न्यूट्रल रखे हैं, जो आज के बाकी संकेत हैं वो कैसे लग रहे हैं सर? आज मेरे ख्याल से पहली बार ही ऐसा होगा दीप कि मेरे सारे संकेत न्यूट्रल है। ग्लोबल, एफआई, डीआई, वायदा कारोबार, सेंटीमेंट और ट्रेंड, एक भी संकेत ऐसा नहीं है जो पॉजिटिव या नेगेटिव साइड पर रखा है। ग्लोबल में थोड़ा सा न्यूट्रल से नेगेटिव साइड पर रख सकता था हांगकांग की खबरें आने के बाद और थोड़ा सा ये, लेकिन मुझे लगता है न्यूट्रल ठीक है। घरेलू फंड्स के संकेत में न्यूट्रल से थोड़ी सी पॉजिटिव साइड पर रख सकता था, लेकिन फिर भी वो भी ठीक है। बाकी ट्रेंड में भी ऐसा है कि निफ्टी का ट्रेंड न्यूट्रल है, बैंक निफ्टी का अभी भी नेगेटिव साइड पर है, तो मैंने दोनों को मिलाकर न्यूट्रल किया। तो ज़्यादातर संकेत सारे न्यूट्रल है। आइए अब रेंज बता दूँ। 9000 निफ्टी के लिए आज भी निर्णायक लेवल है। 9000 के ऊपर हैं तो आप बुरे नहीं हैं। 9106 पर आप बंद हुए। 7500 पॉइंट घट भी जाएं तो कोई ऐसी चिंता करने की बात नहीं है। 9000 के नीचे से ही कमजोरी का सही संकेत आपको आता हुआ मिलेगा। पहली चीज़ ये ध्यान में रख लीजिए। आज के लिए जो रेंज है सपोर्ट के लिहाज से, अगर 9000 तोड़ते हैं तो ये रेंज काम की है और वो है 8825 8875 है। ये मजबूत सपोर्ट जोन है और मैंने ये मजबूत सपोर्ट जोन आज इसलिए दिया है दूर होने के बावजूद, क्योंकि लंबा वीकेंड है और गवर्नर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो हो सकता है वोलेटिलिटी बाजार में बढ़ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए आपके पास रेंज हैंडी रहनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। तो 9000 9050 अहम सपोर्ट रेंज है, उसको तोड़ा अगर तो फिर आपके लिए 8825 8875 रॉक बॉटम सपोर्ट है। 9175 9250 ऊपरी जोन है जहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आना तय है, जहाँ पर आपको अपनी तेजी की पोजीशन भी बेचनी चाहिए, शॉर्ट भी करना चाहें तो कर सकते हैं। बैंक निफ्टी 17400 17500 ये रेंज, 17600 भी गिन सकते हैं। 17400 17600 बहुत मजबूत सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए और ये नहीं टूटना चाहिए। लेकिन ये टूटा तो फिर मेरी ड्रीम रेंज आएगी सपोर्ट के लिहाज से, जहाँ पर मैं बैंक निफ्टी खरीदना भी चाहता हूँ, शॉर्ट भी काटना चाहता हूँ, लॉन्ग भी करना चाहता हूँ और बहुत मजबूत सपोर्ट की तरफ बढ़ेंगे और वो है 16800 से 17100। और मैं फिर कहूँगा जितना हमने बैंक्स फाइनेंशियल्स की नेगेटिविटी की बात की कि इसको बेचना चाहिए, 21,000 साढ़े 21,000 से हम लगातार बोल रहे हैं कि आप बैंक्स फाइनेंशियल्स में हल्के रहिए, ये तो लेना ही नहीं है। बाकी आपको जो पसंद आए, फार्मा ले लो, ऑटो ले लो, जो समझ में आए वो ले लो, बैंक्स फाइनेंशियल प्लीज़ छोड़ दो। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूँ, लोग कहते हैं कि मैं इतना बेरिश हूँ पर, बेरिश हूँ तो वो भाव भी आपको दिख रहे हैं, नीचे आ भी रहा है। तो कम से कम आप मुझे बेरिश होने का आरोप लगाएं तो साथ में ये भी तो मानिए कि जो कह रहे हैं वो हो भी रहा है। लेकिन अब मैं आपको खुल्लम खुल्ला ये कह रहा हूँ कि 16,800 17,100 वो रेंज है जहाँ मैं डेफिनेटली आपको स्ट्रॉन्ग बाय सजेस्ट करूँगा। थोड़ा सा स्टॉप लॉस रखना है, आपको रखना पड़ेगा। जिनको डीप और सेफ स्टॉप लॉस लगाना है उनको 16,000 का लगाना है और वो 16,000 का स्टॉप लॉस ये इसलिए कह रहा हूँ मैं कि 23 मार्च या 24 मार्च को 16,116 का आपने इंट्राडे में बैंक निफ्टी का लो बनाया है, ठीक है। उस लो वो इंट्राडे वाला है, लेकिन आपने 16,700 के नीचे की 800 के नीचे की क्लोजिंग बैंक निफ्टी पर एक भी दिन देखी नहीं है। तो मेरे लिए 16,800 17,100 ये 300 पॉइंट की रेंज 100% बाय रेंज है, जहाँ पर पक्के तौर पर आपको शॉर्ट काट के लॉन्ग लैंड करना चाहिए। अब आप इसमें ये कि बिल्कुल आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं
और एक चांस ले रहे हैं तो छोटा सा स्टॉप लॉस लगा लीजिए 150-200 पॉइंट का बैंक निफ्टी पर। और अगर आप वाकई में थोड़ी सी ताकत रखते हैं और नीचे में खरीदने का इतने दिन से इंतजार कर रहे थे जिसके लिए मैं आपको नहीं खरीदने दे रहा था, तो फिर आप 16,000 का स्टॉप लॉस लगाइए। 16,000 का स्टॉप लॉस लगाइए। उनमें अगर भगवान न करे 16,100-200 की रेंज में आए तो और ऐड करें, और वहाँ से फिर आपको बैंक निफ्टी में अच्छी तेजी के लिए तैयार होना है। तो अब खरीदारी के जोन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब वो खरीदारी की रेंज आज आरबीआई गवर्नर के ऐलानों से आती, कोई ऐसा हो जो बाजार को पसंद ना आए और वो आ जाए तो कहने क्या वहाँ पर लीजिए ही। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आरबीआई गवर्नर के बयान अगर ऐसे आते हैं या स्टेटमेंट ऐसे आते हैं जिससे बाजार का मूड खराब होता है, बैंक निफ्टी अगर जोर से गिरता है, तो इस रेंज में डरिएगा मत। यहाँ पर अपनी तेजी की पोजीशन भी मत बेचिए। अब लेने का लेवल आ रहा है बैंक निफ्टी में और इस मौके को आप मत छोड़िएगा, ये मेरा स्ट्रांगली कहना है। तो मैं आपको खरीदारी की भी राय बिल्कुल पक्के तौर पर दे रहा हूँ। एक यहाँ से बाउंस बैक मिलेगा, अच्छा उस बाउंस बैक को हम एंजॉय करेंगे, वहाँ प्रॉफिट बुक करेंगे। तो ये बैंक निफ्टी का लेवल है। बैंक निफ्टी का ऊपरी लेवल 18,300 18,300 है, ज़्यादा से ज़्यादा 18,500 होता है। अगर बहुत अच्छी खबर आ गई तो उसके बियॉन्ड मुझे दिखता नहीं है। ये डीप बड़े सपोर्ट रेंज और बड़े रेजिस्टेंस लेवल मैंने आपको बता दिए जी। बिल्कुल, तो एक बाउंस बैक के लिए तैयार हो रहा है। अगर यहाँ से और वीकनेस आती है, लगभग अगर 1000 पॉइंट या 800 पॉइंट और गिरता है बैंक निफ्टी, तो फिर खरीदारी के जोन में आ जाएगा। पर सर, जो आज के लिए अहम लेवल्स हैं, आज के लिए जो अहम रेंज है निफ्टी बैंक निफ्टी की, वो क्या है? छोटी रेंज 9,050 9,150 है। मीडियम रेंज 9,000 से लेकर 9,200 की है। ये आपके लिए निकल कर आती है। और अगर 9,000 का लेवल टूटता है तो नीचे की तरफ 8,875 का एक सपोर्ट बनेगा, और 8,875 9,250 ये है आपके लिए बड़ी रेंज इस वक्त निफ्टी की। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 17,500 18,000 ये बैंक निफ्टी की छोटी रेंज है दीप। 17,400 18,150 बेसिकली मैं 17,400 17,500 की रेंज पर बेट कर रहा हूँ। ये टूटेगा या नहीं टूटेगा, यही सबसे बड़ा की क्वेश्चन है बैंक निफ्टी का। 17,400 17,500 बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज है, लेकिन अगर ये टूटा तो फिर मेरी ड्रीम रेंज आएगी जहाँ पर मुझे 100% लेना है। नहीं टूटा तो फिर देखते हैं यहीं पर शॉर्ट कवरिंग की जाए, क्या की जाए। वो एक्चुअली गवर्नर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती तो क्लैरिटी ज़्यादा रहती थी लेवल्स के हिसाब से, लेकिन वो एक हमेशा इवेंट रिस्क रहती है ना। अब आपको पता नहीं ना वो क्या कहने क्या करने आ रहे हैं, तो अब उनको तो सुनना ही पड़ेगा। सुनने के बाद ही हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली मूड माहौल क्या बनेगा और बाजार किस तरफ जाएगा। तो पॉइंट ये है। तो 17,400 अगर टूटता है तो मैं 17,100 के लेवल के लिए एक बार आपको नीचे की तरफ का रेंज दूंगा, बड़ी रेंज 18,300 ऊपर की रेंज आपकी बनकर आएगी आज के लिए। एक और जो चीज़ मैं लगातार कह रहा हूँ ताकि लोगों को ये लगे कि भाई हम ये भी कह रहे हैं, देखिए मार्च में बहुत मंदी हुई, अप्रैल में बहुत तेज़ी हुई, मई में रुझान नीचे की तरफ का है, लेकिन उतार चढ़ाव के बीच एक तरफा तेज़ी एक तरफा मंदी नहीं होगी। तो अब आपको छोटे रेंज में आपको ये लेवल पता होना चाहिए, आपको कब तेज़ी में आना है कब मंदी में आना है। तेज़ी में कब आना है, निफ्टी अगर आज 9,200 के ऊपर बंद होता है और बैंक निफ्टी 19,000, वो बहुत दूर है। प्रॉब्लम ये है कि बैंक निफ्टी अभी अपने तेज़ी के रेंज से बहुत दूर है, लेकिन निफ्टी 9,200 के ऊपर बंद होता है तो फिर आपको तेज़ी में आना चाहिए। और कोई बड़ी बात नहीं कि गवर्नर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अगर बाजार खुश हो जाए, रिलायंस के लिए अच्छी खबरें हैं, तो 9,200 के ऊपर की क्लोजिंग भी मिल सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और मिले तो इसे बहुत अच्छा मानना चाहिए। तो मैं तो सिंपल कहूँगा, मैं तो लेवल्स के हिसाब से पॉजिटिव और लेवल्स के हिसाब से नेगेटिव हो जाऊँगा। अगर लेवल्स 9,200 के ऊपर का क्लोज आपको वीकली मिलता है, बहुत बढ़िया माना जाएगा, और अगले हफ्ते के लिए भी अच्छे संकेत आपको होंगे जो आपको 9,400 500 तक ले जाने की कोशिश कर सकते हैं। तो आज क्लोजिंग 9,200 के ऊपर हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है दीप। बैंक निफ्टी 19,000 दूर है, तो लेकिन वही है कि बैंक निफ्टी 18,200 300 के ऊपर बंद हो जाता है तो कम से कम आप न्यूट्रल हो जाएंगे। बैंक निफ्टी में अभी आप न्यूट्रल भी नहीं हुए। नेगेटिव वापस कब होंगे वो भी ध्यान में रखना जरूरी है। कुछ ऐसा हो जाए कि चलिए अमेरिका ख़राब हो गया, हांगकांग में और ज़्यादा दिक्कत हो गई, या फिर गवर्नर साहब ने भी कुछ ख़राब ही कह दिया, समझो सारी चीज़ें एक साथ ख़राब आ जाए और आज आप 8,900 के नीचे बंद होते हैं निफ्टी पर और 17,500 के नीचे बंद होते हैं बैंक निफ्टी पर, तो आपके लिए अगले हफ्ते के लिए ट्रेड भी खराब रहेगा। तो देखिए ऊपर नीचे दोनों के लेवल आपके पास रहने चाहिए ताकि आप खुद डिसीजन ले सके कि बाजार किस तरफ जा रहा है। और पुट कॉल रेशियो 1.29 पर है, एकदम बैलेंस है, कंफर्टेबल है। विक्स 8% घट कर आया है जी। बिल्कुल, देखते हैं किस लेवल पर जा रहा है, बट 9,200 के ऊपर ही जाएगा तो ही न्यूट्रल से फिर बुलिश होंगे, और अगर 8,900 के नीचे गया तो फिर आप न्यूट्रल से नेगेटिव हो जाएंगे।
चलिए सर, अब ये बता दीजिए कि जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशंस थी तेजी या मंदी की, अब क्या करना चाहिए? नई साप्ताहिक एक्सपायरी भी शुरू हो रही है। 9000 ये इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर छोटा सा स्टॉप लॉस 100 पॉइंट का, इसे फॉलो करिए। 17,400 बैंक निफ्टी पर, और ये दोनों ही स्टॉप लॉस के लेवल दीप एकदम क्रिस्टल क्लियर है, कोई कहीं कंफ्यूजन नहीं लाइफ में, इनको फॉलो करिए। हाँ, जिनको थोड़ा डीप स्टॉप लॉस लगाना है निफ्टी पर क्लोजिंग बेसिस पर, वो 8,900 का भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे उतने रिस्क रखनी नहीं है आपके लिए। 9,000 17,400 ये क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस है आपके लिए शॉर्ट पर। लॉन्ग पोजीशन जिनकी है उन्हें 9,200, सॉरी ये शॉर्ट पोजीशन के स्टॉप लॉस हैं जिनकी, हाँ जिनकी शॉर्ट पोजीशंस हैं उनके लिए स्टॉप लॉस 9,200 के पार निकलकर दिन के दौरान ट्रेड करता हुआ दिखे और क्लोज होता दिखे तो आप अपनी शॉर्ट काट लीजिए। 18,000 के पार निकलकर ट्रेड करता दिखे दिन के दौरान, अपनी शॉर्ट पोजीशन आप काट लीजिए बैंक निफ्टी पर, और क्लोजिंग स्टॉप लॉस भी यही है। वहीं तेजी की पोजीशन का स्टॉप लॉस 9,000 है और 17,400 है। दी बिल्कुल, तो ये तो रहे जहां तक एग्जिस्टिंग पोजीशंस का सवाल। नई पोजीशन सर कैसे बनानी चाहिए? नई पोजीशन आपको निफ्टी में खरीदारी करनी चाहिए 8,925 9,000 की रेंज में, यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। और 8,800 थोड़ा सा दूर स्टॉप लॉस दे रहा हूँ दीप, लेकिन वही मेंटेन कीजिए ताकि ट्रिगर ना हो। 9,050 9,100 9,150 और 9,175 ये 4 टारगेट ऊपर की तरफ के बनेंगे। 9,000 के लेवल के बाद से आपको खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए, देखते कहाँ खुलता है, क्योंकि एक और जहाँ आपके लिए बैंक्स थोड़े से प्रेशर में रह सकते हैं, ग्लोबल मार्केट्स में ही थोड़ा रिलायंस आपको सपोर्ट दे सकता है। तो खुलने के लिए अगर 9,000 के नीचे खुलते हैं सीधे, तब 8,925 के आसपास सोचिए, और अगर ज़्यादा नीचे नहीं खुले 9,000 के आसपास मौका मिलता है तो वहाँ पर देखेंगे। मैं 9:08 पर आपको एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट और बता दूंगा। बेचने की कोशिश करें 9,150 9,250 की रेंज में। कल भी मैंने आपको कहा था 9,150 9,200 पक्का शॉर्ट जोन है, वहाँ बेचना ही चाहिए, और वहाँ से बाजार घूमा भी, और दिन के दौरान ही आपको 50-75 पॉइंट वहाँ से मिले भी। अब भी आप बेचिए 9,150 9,250 की रेंज में। स्टॉप लॉस आपका होगा 9,325 का, 9,100 9,050 9,000 तक के टारगेट के लिए। ये 3 टारगेट आपके लिए नीचे की तरफ के बनेंगे बेचने पर निफ्टी पर। बैंक निफ्टी यहाँ पर खरीदना है 17,400 17,500 की रेंज में एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए, बेहद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, और स्टॉप लॉस होगा 17,350 का। दीप देखिए ये लेवल मेक और ब्रेक है, 17,400 के नीचे जाकर टिका ना तो फिर सीधा सपोर्ट 17,100 16,800 की रेंज में आता है। तो अगर आप बहुत कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो आप 17,100 16,800 की रेंज में खरीदिए, उससे पहले नहीं। अगर आप थोड़े से एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 17,400 के लेवल पर खरीदिए, 17,500 की रेंज में खरीदिए, 17,350 का स्टॉप लॉस लगाइए। 17,650 17,750 17,850 और 18,000 ये हैं आपके ऊपर के टारगेट बैंक निफ्टी के लिए अगर आप खरीदारी करते हैं। डिसाइड आपको खाली यही करना है, खरीदना कहाँ है, 17,400 को 17,500 में ले लेना है या नीचे का वेट करना है। अभी मुझे लगता है 17,400 17,500 भी एक अच्छी लेवल है जहाँ चांस लिया जा सकता है, लेकिन रिस्क 85 पॉइंट की रखनी है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है, ये ध्यान में रख लीजिए। आइए अब बैंक निफ्टी शॉर्ट कहाँ करना है। 18,000 18,300 कल ही की रेंज है, कल भी आपको कहा था इस रेंज में बेचिए। 18,200 का हाई बनाया और वहाँ से आपने बेचा तो कम से कम 500 पॉइंट आपको आराम से मिले, बल्कि ज़्यादा मिले होंगे। और अब भी 18,300 की रेंज में आए तो बेचिए। 18,500 का स्टॉप लॉस होगा, नीचे में 17,850 17,750 17,600 और 17,500 ये 4 टारगेट होंगे आपके लिए अगर आप करते हैं बिकवाली तो। बिल्कुल, तो ये तो रहे आज के लिए। अगर आपको नई पोजीशंस बनानी है तो बाजार पर आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए। वोडाफोन आइडिया सर एफएनओ बैन के बाहर आ गया है, तो ये एक डेवलपमेंट है, तो अब कोई भी स्टॉक एफएनओ बैन में नहीं है। अब बात करते हैं सर फ्लोज की और एफएनओ क्यूज की। तीनों ही न्यूट्रल हैं, पर काफी लंबे समय बाद एफआईएस नेगेटिव से न्यूट्रल हुए हैं। इसे उसकी वजह यह है कि 259 करोड़ की बिकवाली कैश में है, और वायदा कारोबार में आप देखेंगे तो 470 करोड़ की बिकवाली इंडेक्स फ्यूचर्स में है, वहीं 490 करोड़ की खरीदारी स्टॉक फ्यूचर्स में है, तो लगभग बराबरी का मामला है। ऑप्शन जरूर खरीदे हैं 1800 करोड़ के, और उससे आपको ये लगेगा कि अरे एफआई ने तो बहुत सारा खरीदा है, लेकिन ओवरऑल कैश में डेटा छोटा है, वायदा कारोबार में छोटा है, वो भी मिला जुला सा है, इसलिए मैंने न्यूट्रल रखे हैं।
घरेलू फंड के आंकड़े भी मैंने न्यूट्रल रखे हैं दीप। उसकी वजह यह है कि 470 करोड़ 402 करोड़ की खरीदारी की है, जो छोटी है, बहुत बड़ी नहीं। 2 दिनों में, पिछले आप 2 दिनों में देखिए, हजार करोड़, 4 डिजिट में। कल तो 2300 करोड़ के आसपास की खरीदारी घरेलू फंड ने की थी, तो उनके सामने 400 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा थोड़ा छोटा है, इसलिए वो भी आंकड़े न्यूट्रल है आपके लिए। बिल्कुल सर। और वायदा कारोबार की बात करें तो यहां पर भी आंकड़े न्यूट्रल ही रखे हैं, क्या लेवल्स निकल कर आते हैं सर? 9000 आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, और अब तो ये वीकली और मंथली दोनों सीरीज सेम ही है। तो दीप देखिए, 9000 के लेवल पर पुट में 33 लाख शेयरों का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। उसके नीचे जाएंगे तो ही फ्रेश कमजोरी होती हुई दिखेगी, और 9000 ये आपके लिए सपोर्ट लेवल हो गया। अच्छा, ऊपर की तरफ 9100 लगभग बराबरी का 11-11 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट, कोई खास बात नहीं है। ऊपर वैसे देखा जाए तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 9200 पर है, लेकिन है बहुत छोटा, 15 लाख शेयरों का ही। तो 9200 आपके लिए वायदा कारोबार के लिहाज से रेंज निकल कर आती है। एक ही लेवल ध्यान रखिए, सिर्फ 9000 के नीचे जाते ही 33 लाख शेयर जो पुट में बेचे हुए हैं, तेजी की पोजीशन है, ये रिस्क पर आएंगे, और यहाँ से थोड़ी आपको पोजीशन हल्के होने के खतरे होंगे अगर 9000 तोड़कर आप ट्रेड करते हैं। तो जब तक 9000 नहीं तोड़े तब तक डरने की जरूरत नहीं। मैं तो सिंपल कह रहा हूँ आपको, अभी भी आप 100 पॉइंट भी गिर जाएं तो घबराने की जरूरत नहीं, जब तक 9000 ना टूटे। 9000 टूटने के बाद समस्या है, बस बात इतनी सी है, सिंपल। और बैंक निफ्टी का भी मैं आपको बता दूं, बैंक निफ्टी पर 17,500 ये टूटेगा तो समस्या बढ़ेगी, क्योंकि 17,500 के पुट पर 4 लाख शेयर हैं, और जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी है, और उसके नीचे जाने के बाद आपको थोड़ी सी पोजीशन तेजी की कम होने का खतरा बनेगा, वो थोड़ा नीचे ले जा सकता है। तो 17,400 17,500 आखिरी उम्मीद है बुल्स के लिए। वो टूटा तो फिर 16,800 17,100 की रेंज में आप पहुंचेंगे, वहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा बाजार, सिंपल। जी दीप। बिल्कुल सर, तो नजर रहेगी आज किस तरह का एक्शन बनता है, और कुछ अहम लेवल्स जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कि आज का स्टॉक ऑफ द डे कौन सा है। जी सर। रिलायंस इंडस्ट्रीज के फ्यूचर्स खरीदारी करने की राय है दीप। 1435 के स्टॉप लॉस के साथ फ्यूचर्स खरीदिए। ये फ्यूचर्स के लेवल ही मैं आपको दे रहा हूँ, 1465, 1480 और 1500 रुपये तक के टारगेट। रिलायंस में केकेआर ने 11,367 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। केकेआर एक प्राइवेट इक्विटी फर्म है, जानी मानी बड़ी फर्म है, जिन्होंने एक अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म्स में। एक के बाद एक वहाँ इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, ऑलमोस्ट डेट फ्री हो रहा है जियो, और उस लिहाज से ये एक अच्छा संकेत है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि एकदम सही वक्त पर आज ये खबर आई है बाजार को सपोर्ट देने के लिहाज से, क्योंकि अगर रिलायंस का सपोर्ट नहीं हो तो फिर आज निफ्टी के लिए 9000 के ऊपर टिकना मुश्किल है, और बैंक निफ्टी के लिए 17,400 के ऊपर टिकना बहुत मुश्किल है। तो आज रिलायंस वर्सेस अदर्स होगा। और कल भी हम यही बात कर रहे थे कि बाजार को ट्रेड करने का बढ़िया तरीका यही है कि आप बैंक निफ्टी शॉर्ट करो और सामने रिलायंस को लॉन्ग कर लें, तो आपकी परफेक्ट हेजिंग हो जाएगी। इस हेजिंग में हो सकता है दोनों ही तरफ पैसा बन जाए, ये बैंक निफ्टी के शॉर्ट में नीचे की तरफ, और निफ्टी के लॉन्ग में आप माफ़ कीजिएगा, रिलायंस के लॉन्ग में भी आपका पैसा बन जाए। तो आज का स्टॉक ऑफ द डे रिलायंस है दीप। बिल्कुल, स्टॉक ऑफ द डे आज रिलायंस है। देखते हैं किस तरह का मूवमेंट आता है। एक और इन्वेस्टमेंट जियो प्लेटफॉर्म ने अट्रैक्ट करा है। चलिए अब जान लेते हैं कि आज के खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं, अर्निंग्स रिएक्शंस कहां पर आएंगे, ब्रोकरेजेस किधर फोकस कर रही हैं। देवांशी, पूजा और आशीष हमारे साथ तैयार हैं। गुड मॉर्निंग देवांशी, आपसे शुरुआत करते हैं। बताइए कौन से अर्निंग्स पर फोकस है, कौन से ट्रिगर्स हैं, कौन से स्टॉक्स हैं आपकी लिस्ट में? गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले आप देखिए ट्रिगर्स में कैश मार्केट में जिसके नतीजे हैं उसमें वैप्को इंडिया, ट्रेंट, साथ ही कोरियन सीमेंट, यूलिन लैब, हनीवेल ऑटोमेशन, इसिल प्रोपेक, पीएसएफ इंडिया, ओलंपिक फार्मा, ये सारी ऐसी कंपनीज हैं जो अपने नतीजे जारी करने वाली है, इस पर नजर रखें। साथ ही बैंक ऑफ जापान का इंटरेस्ट रेट पर आज फैसला आता हुआ दिखेगा। और आखिर में आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड ने अपनी जो 2 डेट स्कीम्स हैं इसको डिसकंटिन्यू करने का फैसला किया है। इसमें नए फंड्स नहीं जुड़ पाएंगे, लेकिन जो एग्जिस्टिंग एसआईपीज हैं वो यहाँ पे जारी रहेंगी। साथ ही जो नतीजे मार्केट आवर्स के बाद आए थे इस पर आप नजर कीजिए, तो आज क्विक हील ये रिएक्ट करेगा, कमजोर नतीजे आते हुए दिखे। आप देखिए जो आए है 25% तक गिरती हुई दिखी है। साथ ही मुनाफा इस बार 70% तक कमजोर होता हुआ दिखा। कामकाजी मुनाफे में 80% तक की गिरावट देखने मिली, और मार्जिन आप देखिए करीब 45% के मार्जिन से वहां से घटकर केवल 12% के मार्जिन कंपनी ने इस तिमाही में क्लॉक इन किए हैं। इसके अलावा बीएसटी इंडस्ट्रीज सारे नंबर्स में
ये एक नंबर है जो इस तिमाही में काफ़ी बेटर परफॉर्म करते हुए दिखे हैं। लॉकडाउन के बावजूद जो आय है करीब 7% तक बढ़ती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफा 17% बढ़ता हुआ दिखा है और साथ ही अगर मुनाफे की बात करें तो 33% तक की बढ़त आती हुई दिखी है। साथ ही कंपनी ने 103 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का भी ऐलान किया है। जुबिलेंट इंडस्ट्रीज नंबर्स कमजोर हैं, आय 12% तक कम होती हुई दिखी है। साथ ही इस बार घाटे में आती हुई दिखी है। कंपनी 1.9 करोड़ का लॉस है, 5.2 करोड़ से घटा है लॉस और मार्जिन 4.9% पर आते हुए दिखे हैं। बीएसई अगर आप सालाना आधार पर देखेंगे तो थोड़े से एडजस्टमेंट्स और इसके चलते आपको जो नंबर्स हैं काफ़ी कमज़ोर दिखेंगे, लेकिन सीक्वेंशियल बेसिस पर इतने कमज़ोर नंबर्स नहीं है। इस बार आय करीब 8% तक बढ़ती हुई दिखी है, करीब 120 करोड़ पर, और जो मुनाफा है वहाँ से घाटे में आई है। 1.3 करोड़ का लॉस है कंपनी का 45 करोड़ से घटकर। मार्जिन से इस बार करीब 26% पे आए हैं, 22% से बढ़कर। कामकाजी मुनाफा भी इस बार 23% तक बढ़ता हुआ दिखा है और एक्सेप्शनल गेन था पिछले क्वार्टर में 32 करोड़ का, तो ये एडजस्टेड फिगर्स हैं। हॉकिंस कुकर नतीजे थोड़े से कमजोर हैं इस तिमाही में। जो आय है 21% तक कम होती हुई दिखी है, मुनाफा 30% घटा है और मार्जिन 12% से घटकर 10% रहे हैं, तो इसके चलते आज ये फोकस में है। ये सारे जिसके चलते आज जरूर दिखे। बिल्कुल, तो कई सारे नतीजे हैं जिनके बारे में देवांशी हमें बता रही थी। काफ़ी सारे मिड कैप नतीजे भी हैं, जैसे कि हॉकिंस, बीएससी, जुबिलेंट इंडस्ट्रीज और साथ ही वीएसटी, जिसको जैन साहब ने काफ़ी बार रेकमेंड भी किया। अच्छे नतीजे हैं वहाँ से। चलिए पूजा के पास चलते हैं। गुड मॉर्निंग पूजा, बताइए आपके पास खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। शुरुआत ओएनजीसी और एनटीपीसी से करेंगे। दोनों कंपनियों ने रिन्यूएबल एनर्जी कारोबार के लिए करार कर लिया है। भारत और अन्य देशों में और ज्यादा विस्तार करने के लिए ये करार दोनों ही कंपनियों के बीच हुआ है। बंधन बैंक पश्चिम बंगाल में अम्फान तूफान के कारण करीब इनके 65,000 कर्जदारों पर असर पड़ेगा। ये अपडेट खुद बंधन बैंक दे रहा है और कर्जदारों पर बैंक का कुल 260 करोड़ का एक्सपोजर है। हालांकि उनका कहना है कि तीसरी तिमाही FY21 से स्थिति थोड़ी बेहतर होते हुए नजर आएगी, लेकिन इसका कुछ इंपैक्ट यहां पर देखने को मिल सकता है। टीटीके प्रेस्टीज कोविड-19 के असर पर कंपनी ने बयान जारी किया और उनका कहना है कि कंपनी फिलहाल कर्ज मुक्त है और लिक्विडिटी भी पर्याप्त है। कंपनी के पास फिलहाल 360 करोड़ के कैश रिजर्व्स भी हैं और उनका कहना है कि रिटेल मांग के लिए कंपनी के पास पर्याप्त फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री भी है और 6 मई के बाद सभी फैक्ट्री में कामकाज वापस से चालू हो चुका है। इस तरह के अपडेट आ रहे हैं टीटीके प्रेस्टीज की तरफ से। हीरो मोटो पर भी नजर रखिए। एलआईसी ने कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ा दी है और हिस्सेदारी 2% से बढ़ाकर अब 7.1% कर दी है, तो इसका एक असर रिएक्शन हीरो मोटोकॉर्प में देखने की उम्मीद है। 3M इंडिया, यहां पर भी नजर रखिए। सरकार ने कि N95 मास्क बनाने वाली कंपनियों को चेतावनी जारी हो चुकी है और उनका कहना है कि कीमतों को वाजिब रखें, कालाबाजारी और जमाखोरी न करें। इस तरह के बयान आ रहे हैं सरकार की तरफ से, तो 3M इंडिया आज फोकस में रह सकता है। GMR इंफ्रा, मिहान इंडिया ने नागपुर एयरपोर्ट डेवलप करने का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है, जो कि GMR इंफ्रा इस पर काम करने वाला था, तो इसका एक असर आज स्टॉक में देखने की उम्मीद है। NIT टेक पर भी नजर रखिए। करीब 20 लाख शेयर 1725 रुपए प्रति शेयर के दाम पर बायबैक करने का प्रस्ताव यहां पर दिया है। 29 मई से 11 जून तक ये बायबैक खुला रहेगा, तो बायबैक को लेकर यहां पर एक अपडेट आती हुई। अपोलो हॉस्पिटल और फोर्टिस, यहां पर भी नजर रखिए क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने भी एक गाइडलाइन जारी की है जिसमें कि सारे अस्पतालों पर 31 अगस्त तक प्राइस कैप लगा दिया गया है, जो भी सर्विसेज यहाँ पर हॉस्पिटल की तरफ से दी जाएगी। तो अपोलो हॉस्पिटल और फोर्टिस आज फोकस में रहेंगे। और आखिर में T2T सेगमेंट से कुछ शेयर बाहर हुए हैं, करीब 220 शेयर बाहर हुए हैं, जिसमें कि चुनिंदा नाम जो हम आपको बता देते हैं: एवेन्यू सुपरमार्ट्स, एफएल इंडिया, एवरेडी इंडस्ट्रीज, नेल्को, मैकडॉवेल, रेन इंजन, शक्ति पंप्स। ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो कि इस सेगमेंट से बाहर हो चुकी हैं। बिल्कुल, तो कई सारे शेयर्स आज फोकस में रहने वाले हैं खबरों के दम पर। चलिए अब देख लेते हैं कि आज ब्रोकरेज एक्शन कौन से स्टॉक्स पर आ रहा है FIR में। गुड मॉर्निंग आशीष, बताइए किधर है आज ब्रोकरेजेस का फोकस? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले आप देखिए कोलगेट के कल नतीजे आए थे, नतीजे कमजोर देखने को मिले थे, जिसके बाद CLSA ने जो है रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया और लक्ष्य में भी कटौती की है। उन्होंने जो रेटिंग है उससे खरीदारी की राय से बदलकर अब अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी गई है और लक्ष्य 1670 से घटाकर 1375 कर दिया है।
और ये कह रहे हैं कि आगे आने वाले समय में हो सकता है कि कंपनी के मार्केट शेयर में गिरावट देखने को मिले। वैल्यूएशंस महंगे हैं, जिसके चलते इस स्टॉक के अंदर वे अपसाइड की उम्मीद कम लगा रहे हैं और इन्होंने जो मुनाफे का अनुमान है इस वर्ष उसमें करीब 11 से 12% की कटौती कर दी है। वहीं जेपी मॉर्गन भी ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं और लक्ष्य दिया 1400 रुपए का। हिंदुस्तान जिंक के भी नतीजे आए थे, नतीजे कमजोर थे लेकिन लगभग अनुमान के मुताबिक ही कहे जाएंगे। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 210 रुपए के लक्ष्य के लिए। इस स्टॉक पर ये पॉजिटिव इसलिए क्योंकि कंपनी के जो केपेक्स है वो पूरे हो चुके हैं, इसलिए मान रहे कि आगे जाकर कंपनी के उत्पादन और वॉल्यूम्स में बढ़त देखने को मिल सकती है और कंपनी की बैलेंस शीट बेहद मजबूत है, इसलिए इन्होंने जो ओवरवेट की रेटिंग है इसे कमजोर नतीजों के बावजूद बरकरार रखा है। इंडिगो पर रिपोर्ट है क्रेडिट स्विस की आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 1500 रुपए के लक्ष्य के लिए। कह रहे कि टैरिफ में जो कैप लगा दिया है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव है और आगे जाकर डिमांड को लेकर भी थोड़ी सी चिंता है, जिसके चलते थोड़ी सी नेगेटिव कमेंट्री दे रहे हैं। स्ट्राइड्स फार्मा के नतीजे आए थे, जेफरीज की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 500 रुपए के लक्ष्य के लिए। ये कह रहे कि नतीजे तो कमजोर थे लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से या फिर रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से अगर आप देखें तो स्टॉक इन्हें आकर्षक नजर आ रहा है। और आज के लिए आखिरी रिपोर्ट है एचडीएफसी लाइफ पर, सिटी की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 620 रुपए के लक्ष्य के लिए। ये कह रहे कि प्रोटेक्शन सेगमेंट में कंपनी जो है इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म कर सकती है। ओके, तो ये हैं वो तमाम रिपोर्ट्स जिन पर आज आपको दिखेगा एक्शन। शुरुआत एक्शन की पिक ऑफ द डे के बिगुल के साथ। ओपनिंग बैट्समैन सचिन जी हमारे साथ तैयार है, सच्चिदानंद उत्तेकर। बताएं सर, क्या करेंगे आज? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, यहाँ पर खरीदारी करूंगा एंड स्टॉक है MGL। अगर हम ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर देखें तो काफ़ी समय से ये लोअर टॉप लो बॉटम फॉर्मेशंस में था, बट पिछले हफ्ते का डेटा थोड़ा सा कंसोलिडेटिव रहा है। 870 के आसपास इसे काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला था और स्टॉक ने जिस तरीके से वापस एक रिवर्सल दिया है, मुझे लग रहा है आज के सत्र में एक ब्रेकआउट होने के ज़्यादा चांसेस है। तो जिस तरीके से फॉर्मेशन है अपने स्पिनिंग टॉप फॉर्मेशन के नज़दीक ये पर्टिकुलर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, तो 905-900 के रेंज में आपको खरीदना है MGL फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 886 का, इंट्राडे टारगेट होगा 922 का और पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 945 का। 922 पहला टारगेट, 940 दूसरा टारगेट। सचिन जी, स्टॉप लॉस क्या बताया आपने? 886 अनिल सर। 886। ओके, ये है आपके लिए खरीदारी की राय MGL पर। वागल साहब गुड मॉर्निंग सर, बताइए आपका क्या इरादा है? अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरे को बाय करना है, स्टॉक है UBL यूनाइटेड ब्रीवरीज, 926 का बंद है, 918 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। आपको 924-922 मिलेगा मेरे हिसाब से आज के माहौल में, और वो सही लेवल होगा। आपको सिर्फ एक 4 से 5 रुपए की रिस्क लेनी होगी और आज और कल में एज एन आज और ट्यूसडे को 945 तक के अपसाइड देख रहा हूँ। ये दोनों UBL USL दोनों स्टॉक्स अच्छे मोमेंटम में है और मुझे मार्केट में कोई वीकनेस दिखाई नहीं देती, थोड़ा सा बाउंस बैक कंटिन्यू हो सकता है। ओके, बाउंस बैक आ सकता है, कमजोरी के साथ खुले तो फिर खरीदारी करनी चाहिए। UBL ये है पिक वागले साहब की तरफ से। बंसल जी, आपकी पिक क्या, रिलायंस इंडस्ट्रीज या कोई और? नहीं देखिए, गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, एक तो आज सुबह सुबह आपको येलो टी शर्ट में देख के अनिल जी वो सिलसिला मूवी याद आ गई अनिल जी। तब अनिल जी स्विट्जरलैंड और ऐसे फूल, येलो फूल अनिल जी यश चोपड़ा जी की मूवीज में ही देखने को मिलते थे। तो आज आपको येलो टी शर्ट में खिला हुआ देख के अनिल जी सुबह सुबह अच्छा लग रहा है इस कोरोना के माहौल के अंदर जहां लॉकडाउन में हम सब फंसे हुए हैं। और अनिल जी मेरी पिक रिलायंस तो अनिल जी कल दिया और अब आपने दे दिया है, तो अब रिलायंस तो मेरी पिक नहीं है। देखिए जमाना अनिल जी दवा दारू का है और लीकर के पीछे तो हमारे बागले जी पड़े हुए हैं। कल USL दिया था, आज उन्होंने UBL दिया है, कल हमने कैडिला दिया था। तो आज मैं सन फार्मा पे खरीदारी की राय दे रहा हूँ। 453 का स्टॉप लॉस है, 490 के टारगेट के लिए सन फार्मा को खरीदने की राय है। ओके, तो सन फार्मा में करें खरीदारी, ये है राय राकेश जी की तरफ से खरीदारी करने के लिहाज से। ओके, कुणाल जी भी हमारे साथ हैं, कुणाल जी से भी ले लेते हैं उनकी पसंद का स्टॉक। कुणाल जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर।
गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, सबसे पहले तो रिलायंस के बारे में मैं कहना चाहता हूं, आपने आज स्टॉक ऑफ द डे दिया है और मुझे लगता है कि रिलायंस में एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। मैं लगातार स्टॉक पर बुलिश रहा हूं अनिल जी, मेरा निजी निवेश भी है और मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक में अनिल जी बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। और ये जो आपने आज डील की अनाउंसमेंट सुनी है, ये भी हो सकता है कि अंतिम डील ना हो और भी फंड्स रिलायंस में पैसा डालें। तो जिस तरह का स्ट्रक्चर है रिलायंस, मुझे लगता है कि 1550 के लेवल्स को बड़ी आसानी से पार करेगा। तो जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल होल्ड करके चलें। और आज पिक ऑफ द डे मैंने चुना है अनिल जी रिलैक्सो को, जिसमें कि कल के ट्रेड में एक बड़ा ब्रेकआउट हमने आते हुए देखा। 640 के कर्चन को पार करके उसके ऊपर स्टॉक ने बंदी दी है। तो रिलैक्सो को बाय करके चलें। 640 जो कि ब्रेकआउट का लेवल है वही स्टॉप लॉस रख लें। मुझे लगता है कि 685 690 के लेवल्स आपको ट्रेड में देखने को मिलेंगे। तो 685 690 के टारगेट के लिए रिलैक्सो पर खरीदारी की राय। ओके, 655-56 के आसपास बंद हुआ है, यहां पर आपको खरीदारी करनी है। रिलैक्सो फुटवेयर, ये है पिक आज पूरी तरह से कुणाल जी तो ग्रीन कलर में है, तो तेजी की संभावना भी बन रही है। लेकिन तेजी की संभावना एक और वजह से बन रही है और उसकी वजह है सिद्धार्थ सैदानी साहब। हमेशा बुलिश रहने वाले हमारे सिद्धार्थ जी आ चुके हैं हमारे साथ। सिद्धार्थ जी बताइए, आपकी पिक कौन सी है आज की? उगते सूरज को सभी सलाम करते हैं अनिल जी। और मार्केट में अभी उगता सूरज सेक्टर जो कहलाया जा रहा है वो है स्पेशलिटी केमिकल। आरती इंडस्ट्रीज को खरीदारी की राय है। स्पेशलिटी केमिकल का लीडर बेंजीन बेस्ड केमिकल बनाती है, बहुत सारे सेक्टर्स में सप्लाई करती है, करीबन 8 से 9 सेक्टर है। नतीजे भी अच्छे रह सकते हैं। स्पेशलिटी केमिकल का दिग्गज आरती इंडस्ट्रीज छलांग मारने के लिए तैयार हो रहा है। 1200 का टारगेट होना चाहिए, ये निवेश की राय है। मुझे लगता है कि स्पेशलिटी केमिकल आने वाले 3 साल का सही में उगता सूरज सेक्टर बन सकता है। ओके, तो चलिए आरती इंडस्ट्रीज यहां पर खरीदारी करने की राय है सिद्धार्थ जी की तरफ से। आइए कुछ और स्टॉक्स हैं जिन पर अब राय ली जाए और जहां पर खबरें हैं और नतीजे भी आए, उन पर एक्शन जो रहने वाला है उन पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले वीएसटी इंडस्ट्रीज, जो हमारे जैन साहब का फेवरेट स्टॉक है, नतीजे बेहद दमदार आए हैं। आईटीसी भी बेहद मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ दिख रहा है। तो इसी स्टॉक पर सबसे पहले राय लेना चाहता हूं सिद्धार्थ जी आपसे, क्या आपको पसंद है? आय 7% बढ़ी है, कामकाजी मुनाफा 17% बढ़ा है, मार्जिन लगभग 2.5-3% बढ़े हैं और मुनाफा 33% बढ़ा है वीएसटी इंडस्ट्रीज का। क्या करना चाहिए? बेहतरीन नतीजे हैं अनिल जी। मुझे लगता है कि ये कंपनी में अगर स्टॉक प्राइस में बढ़त दिखती है तो आपको बेचना चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं डिमांड का स्लो डाउन जरूर हो सकता है, चाहे वो आईटीसी हो, गोदरेज फिलिप हो, वीएसटी हो, सभी को इम्पैक्ट होगा। तो मुझे लगता है कि इस पे बढ़त पे आपको बिकवाली करनी चाहिए। अगर ये स्पेस पे कोई भी कंपनी को आपको चुनना हो तो वो एकमात्र कंपनी है आईटीसी। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग और बड़ी कंपनी, ये मार्केट के कंडीशन में बड़ी कंपनियों के साथ रहे, वही राय है। बड़ी कंपनियों के साथ रहें, वही राय है। अच्छा एक्शन कल हमने देखा, जहां तक आईटीसी का सवाल है। वीएसटी इंडस्ट्रीज भी काफी एक्टिव रहा 4% की तेजी के साथ और नतीजे भी इसके अच्छे ही आए हैं। कुणाल जी, सीडीएसएल पर तो कई बार चर्चा करी है, उनकी पेरेंट बीएसई, इनके कल नतीजे आए थे, थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। एक एक्सेप्शनल गेन था पर टैक्स भी बढ़ा है इनका। चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो बीएसई लिमिटेड कैसा लगता है सर आपको? देखिए चार्ट अच्छा है दीपांशु। स्टॉक में हमने निचले स्तरों से सीधी बढ़त देखी है और आप देखिए लगभग 280-85 का लो लगा लेने के बाद ये सीधा 425-30 तक गया है। तो इसमें एक बड़ी रिकवरी हमें आती हुई दिखी है। लेकिन परेशानी ये है कि 460 के आसपास एक रेजिस्टेंस है और बिल्कुल उन्हीं स्तरों से इस बार भी इसमें कुछ करेक्शन आते हुए दिख रहा है। मुझे लगता है कि अब नई खरीद तब करें जब ये स्टॉक 460 को कॉन्कर कर ले। तो 460 के ऊपर मुझे लगता है कि इसमें बाय करनी चाहिए और फिर मुझे लगता है कि 530-35 के लेवल्स आएंगे। 460 के ऊपर मेरी खरीदारी की राय है, या फिर ये स्टॉक करेक्ट हो जाए काफी और वापस से 360 के आसपास मिले तो वहां पे खरीद सकते हैं। लेकिन जो सबसे बेहतरीन खरीद का मौका बनेगा वो तब जब ये स्टॉक 460 को पार करे। ओके, 460 को जब पार करेगा तब यहां पर खरीद का मौका आपको बनते हुए आ सकता है। कुछ और स्टॉक्स की बात करें तो बंधन बैंक, इन्होंने अपना अपडेट दिया है। जो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में अम्फान तूफान आया था, उसके कारण जो पश्चिम बंगाल में स्पेशली इनका कारोबार है उसमें लगभग
65,000 करोड़ के कर्जदारों पर पड़ेगा असर, 65,000 कर्जदारों पर असर पड़ सकता है, जिसकी वजह से 260 करोड़ का एक्सपोजर उस पर चिंता आ सकती है। तो ये थोड़ी परेशानी है। वागले साहब, कल वायदा कारोबार में भी टॉप लूजर था बंधन बैंक, अहम सपोर्ट्स इसके बार बार गिरते हुए देख रहे हैं। 5% की गिरावट का है, आज 200 के नीचे भी फिसल सकता है बंधन? दीपांशु, बिल्कुल 200 के नीचे आज फिसलेगा या मे बी 1-2 दिन लगाएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन अगले वीक में मुझे लगता है ये 195 तक स्टॉक जा सकता है। 210 211 का बंद है। कल एक्चुअली दोपहर में मेरे रडार पर था, बट उसमें वॉल्यूम्स काफी कम थे। हल्की सी बाउंस बैक आती है, मुझे लगता है 214-15 के ऊपर ही इसको जाना नहीं है, वहां पर इसको बेचना चाहिए 221 के स्टॉप लॉस से। और पोजिशनली एक आध हफ्ते में मुझे 195 194 के लेवल्स दिखाई देते हैं। 195 194 के लेवल्स बंधन बैंक में आने के लिए तैयार हैं। तो वीकनेस है और अपडेट्स भी वीक आ रहे हैं और वैसे भी बैंक्स और फाइनेंशियल्स में प्रेशर पड़ रहा है, तो हर तरह से देखें तो खराब खबर आ रही है बंधन बैंक से। सचित जी, एनआईटी टेक्नोलॉजीज, इस पर नजर डालिए। लगातार इस स्टॉक ने आउट परफॉर्मेंस दिया है, अब बायबैक आ रहा है इनका 1725 रुपए पर शेयर के दाम पर, यानी कि अच्छे प्रीमियम पर बायबैक आने वाला है और वैसे भी स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव रहा है। एनआईटी टेक पर आप खरीदारी रेकमेंड करेंगे? डीप इनफैक्ट एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद वापस ब्रेकआउट होने की संभावना है। जिस तरीके से इसने अपना काफ़ी समय बिताया है 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास, कल की क्लोजिंग भी इसके ऊपर है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर वापस मोमेंटम बनने की पूरी संभावना है। 1530 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर लॉन्ग्स ऐड करने चाहिए। स्टॉप लॉस अभी यहाँ से लगाना चाहिए अराउंड 1370 का ऑन क्लोजिंग बेसिस, बट डेफिनेटली एक ब्रेकआउट की तैयारी है। पॉजिटिव स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, तो 1530 के लिए नए फ्रेश एडिशंस किए जा सकते हैं। ओके, फ्रेश एडिशंस किए जा सकते हैं एनआईटी टेक पे। बंसल साहब, जरा आप चार्ट देखिए अपोलो हॉस्पिटल्स का। हॉस्पिटल स्टॉक्स या हॉस्पिटल कंपनीज के लिए हॉस्पिटल्स के लिए एक प्राइस कैप लगा दिया महाराष्ट्र सरकार ने आने वाले 3 महीनों के लिए। जितने भी कोरोना रिलेटेड ट्रीटमेंट्स हैं, शायद और राज्य सरकार भी इन्हें फॉलो कर सकती हैं। अपोलो हॉस्पिटल्स वैसे तो रेंज में रहा है, बट थोड़ा पॉजिटिव एक्शन दिखा रहा था। क्या मूवमेंट हो सकता है अपोलो हॉस्पिटल्स में? कुछ अहम लेवल्स जो यहाँ पर आप बता सकें? देखिए दीपांशु, स्टॉक पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड नहीं कर रहा है और नीचे में यहाँ पर 1280 की क्लोजिंग है। 1260 के लेवल्स पे नजर रखनी चाहिए। अगर इस नेगेटिव न्यूज के चलते 1260 1260 के लेवल्स टूटते हैं, तब एक गिरावट का कैंडिडेट बनेगा। तो जो भी शॉर्टिंग करनी है 1260 के नीचे करनी चाहिए। ओके, 1207 के नीचे करनी चाहिए, तब तक आप यहाँ पर शॉर्ट इनिशिएट ना करें। ये है राय आपके लिए अपोलो हॉस्पिटल्स पर। सिद्धार्थ जी, आज नंबर्स आने वाले हैं यूपीएल के। कुछ अहम ट्रिगर्स या फिर कुछ अहम कमेंट्री जिस पर वॉच आउट करना चाहिए जहां तक यूपीएल का सवाल है? इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है इनका और काफी एक्शन में भी रहा है ये स्टॉक। जी बिल्कुल दीपांशु, मैं जो देखना चाहूंगा कमेंट्री में वो ये होगा कि किस हिसाब से उनके साउथ अमेरिकन मार्केट खुले हैं, किस हिसाब से उनके सप्लाईज वहां पे खुली है, क्योंकि साउथ अमेरिकन मार्केट उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कमेंट्री में मैं जरूर सुनना चाहूंगा। और ग्लोबल कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो इकोनॉमी चालू तो हो चुकी है, वो हम जानते हैं, बट ऑन द ग्राउंड क्या कमेंट्री आती है वो बहुत जरूरी रहेगा यूपीएल के लिए। साथ ही साथ जो सारी कंपनियां एक्सपोर्ट्स में हैं, जैसे कि बजाज ऑटो, बहुत सारी कंपनियां हैं, उनको भी एक बहुत अच्छा डायरेक्शन मिल सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए यूपीएल पर आज आएंगे नतीजे।